Hello students, good morning. I am Dr. Hema Bhasin and I will take your class of BSc Part 2 Zoology Paper 2 और आज हम फिजियोलॉजी ऑफ सर्कुलेशन में सेकेंड पार्ट करेंगे हार्ट बीट एंड कार्डियक साइकिल। अगर हम सर्कुलेशन देखें तो सबसे पहले सर्कुलेशन किसको कहते हैं, यानी परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं। Circulation refers to the flow of blood through all the vessels which are arranged in a complete circuit, यानी कि सर्कुलर पैटर्न में जब सेटल होता है। दो तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम्स होते हैं, एक होता है ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा होता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें ब्लड पार्टली थ्रू वेसल्स और पार्टली थ्रू फ्री हीमोसिलिक स्पेसेस के बीच में से होके निकलता है, जिनको हम ब्लड साइनसेस कहते हैं। सो ओपन सर्कुलेशन इज द सिस्टम that is primarily found in invertebrates and blood flows freely through cavities and there are no vessels to conduct the blood, यानी कि जो ब्लड है वो सीधा हीमोसील में ही पंप होता है with the blood diffusing back to the circulatory system between the cells। जैसे mollusks में, arthropods में, कॉकरोच, प्रॉन, स्पाइडर्स एक्सेट्रा में ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन पाया जाता है, जहाँ पे कि कैविटीज़ के थ्रू ब्लड फ्लो करता है और वहाँ पे कोई भी वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती हैं। सेकेंडली क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है इसमें ब्लड वेसल्स होती हैं और ब्लड वेसल्स का एक कंप्लीट सर्किट होता है जो ब्लड को कैरी करता है ऑर्गन्स तक और ऑर्गन से लेके आता है। सो दिस इज a type of circulation where blood is pumped by a heart through vessels and does not fill body cavities. So that is the system that is found in vertebrates and few invertebrates like earthworms. This system in the presence of vessels conducts blood throughout the body और ये annelids, mollusks और squids, octopus, vertebrates में पाया जाता है। इसका अब हम अगर डिफरेंस देखें, so this is the difference between open system of circulation and closed system of circulation. Open system of circulation में blood is pumped by the heart through large vessels into the body cavities, जिनको हम sinuses कहते हैं, और जो body tissues होते हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं ब्लड के और ब्लड फ्लो करता है लो प्रेशर पे, इसलिए स्लो होता है और लेस एफिशिएंट सिस्टम होता है इनके अंदर सर्कुलेशन का। जो फ्लो ऑफ ब्लड होता है वो रेगुलेटेड नहीं होता थ्रू द टिश्यूज एंड ऑर्गन्स एंड दिस सिस्टम इज प्रेजेंट इन ऑर्थ्रोपोड्स एंड मॉलस्क, जैसे अभी हमने पहले देखा था। तो इस तरह से ये बॉडी सेल्स दिखाई दे रहे हैं इस डायग्राम में और यहाँ पे ये ब्लड इस तरह से फ्लो कर रहा है। नाउ अब क्लोज सिस्टम ऑफ सर्कुलेशन देखें तो इस तरह के सिस्टम में ब्लड हार्ट से पंप होता है एक क्लोज्ड नेटवर्क ऑफ वेसल्स के थ्रू, और ये जो ब्लड बॉडी टिश्यूज़ हैं ये डायरेक्ट कांटेक्ट में ब्लड के नहीं होते हैं, जबकि ओपन सिस्टम ऑफ सर्कुलेशन में बॉडी टिश्यूज़ डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं ब्लड के। ब्लड फ्लोज एट हाई प्रेशर, इसीलिए ये फास्टर होता है और मोस्ट एफिशिएंट सिस्टम होता है सर्कुलेशन का। जो फ्लो ऑफ ब्लड है वो रेगुलेट होता है वॉल्व्स के द्वारा, जैसे अभी हमने हार्ट में पढ़ा था। दिस सिस्टम इज प्रेजेंट इन एनालिड्स, एकाइनोडर्म्स एंड वर्टिब्रेट्स। नाउ अगर हम क्लोज्ड सर्कुलेशन को पढ़ें तो वर्टिब्रेट्स में क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन पाया जाता है, जिसमें सेट ऑफ ट्यूब्स होते हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं जिनसे ब्लड फ्लो करता है और हार्ट होता है जो कि इस ब्लड फ्लो को प्रोड्यूस करता है। नाउ दो सर्किट्स ब्लड सर्कुलेशन के मैमल्स में पाए जाते हैं क्लोज्ड सर्कुलेशन में, एक होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन और दूसरा होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। जो सिस्टमिक सर्कुलेशन होता है इसमें ब्लड हार्ट से आता है लेफ्ट साइड से और बॉडी के सभी पार्ट्स में जाता है एक्सेप्ट लंग्स एंड वापस वो राइट हाफ ऑफ द हार्ट में आता है। और दूसरा सिस्टम होता है पल्मोनरी, पल्मोनरी मीन्स लंग्स। सो ब्लड इज पम्प्ड फ्रॉम द राइट हाफ ऑफ द हार्ट एंड it is going through the
लंग्स। सो अभी हम इसका पैसेज देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। ये देखिए, ये सिस्टमिक और पल्मोनरी सर्किट है। यहाँ पे ये तो पल्मोनरी सर्किट है, ये सिस्टमिक सर्किट है। सिस्टमिक सर्कुलेशन में इट कैरीज ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, पाथ गोज फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल, हियर यू कैन सी ये लेफ्ट वेंट्रिकल से निकला, ये वाला लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड निकला, यहाँ से अरोटा में गया, अरोटा से ये ब्रांच हो जाएगा आगे जाके ये छोटी छोटी बहुत सारी आर्टरीज में, और ये जब आर्टरीज में डिवाइड होएगा, ये अरोटा आया बॉडी के थ्रू, ये आएगा फिर यहाँ पे बहुत सारी आर्टरीज में आएगा। ये जो कई आर्टरीज हैं फिर ये छोटी छोटी स्मॉल ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती हैं, और ये जो स्मॉल ब्रांचेस हैं इनको हम बोलते हैं आर्टरियोल्स। तो पहले अरोटा में आया, फिर स्मॉलर आर्टरीज में आया, और फिर छोटी ब्रांचेस में आया जिनको हमने आर्टरियोल्स कहा, और ये आर्टरियोल्स फिर थिन वेसल्स में डिवाइड हो जाते हैं जिनको हम कैपिलरीज कहते हैं। ये जो कैपिलरीज हैं ये बहुत वेरी टाइनी थिन वेसल्स होती हैं जो बहुत सारे नंबर में प्रेजेंट होती हैं। सो ब्लड लेफ्ट हाफ को छोड़ के, हार्ट के लेफ्ट हाफ पार्ट को छोड़ के लार्ज आर्टीरियल ट्रंक में आया, अरोटा में आया, अरोटा से फिर ब्रांचेस हुई आर्टरीज में आया, आर्टरीज से फिर आर्टेरियोल्स में आया, और आर्टेरियोल्स से फिर कैपिलरीज में आया। और ये जो लार्ज कैपिलरीज हैं ये कैपिलरीज कनेक्ट होती हैं आर्टरी के साथ थ्रू वेन्यूल्स, और ये वेन्यूल्स के थ्रू कनेक्ट होती हुई वेना कावा में कनेक्ट होती हैं। वेन्स फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स एंड टिश्यूज यूनाइट एंड देन दे फॉर्म लार्ज वेन्स। जो ये लार्ज वेन्स होती हैं ये वेना कावा होती हैं, इंफीरियर और सुपीरियर वेना कावा, और इस तरह से ये ब्लड वेना कावा के द्वारा इस वाले पोर्शन में यानी कि राइट ऑरिकल में जाता है। सो लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट ऑरिकल की तरफ। सो दिस इज गिविंग अ क्रॉस, यहाँ से गया और यहाँ पे पहुंचा, तो यहाँ से ब्लड यहाँ से अरोटा में गया, सारी बॉडी में डिवाइड हुआ, फिर ये वेना कावा के थ्रू इस वाले पोर्शन में दैट इज राइट ऑरिकल में आ गया। तो इस तरह से अरोटा पल्मोनरी आर्टरीज में डिवाइड हुआ, फिर लंग्स में, फिर आर्टरियोल्स, कैपिलरीज, वेन्यूल्स और आर्च वेन्स में हुआ। ना जो सेकंड सर्कुलेशन है जिसको हम पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं, ये सारा पल्मोनरी सर्कुलेशन वाला पार्ट है। जहाँ पे हमने अभी सिस्टमिक सर्कुलेशन की बात करी, तो सिस्टमिक सर्कुलेशन में लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड आया, अरोटा के थ्रू होता हुआ, बॉडी टिश्यूज के थ्रू होता हुआ, वेना कावा से वो राइट ऑरिकल में आया। अब जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है, पल्मोनरी सर्कुलेशन में ये राइट वेंट्रिकल से ब्लड यहाँ से गया, ये देखिए ये एरो बता रहा है, दिस इज गोइंग हियर फ्रॉम going out from right ventricle, और right ventricle से होता हुआ ये lungs में गया, और ये lungs में जब गया तो यहाँ से फिर ये जो आर्टरीज हैं पल्मोनरी अरोटा में गया। ये पल्मोनरी अरोटा जो है वो डिवाइड होएगा दो पल्मोनरी आर्टरीज में, एक सप्लाई करेगी प्रत्येक लंग को। तो जब दो पल्मोनरी आर्टरीज में गया, विद इन द लंग्स ओनली ये आर्टरीज डिवाइड हो जाएंगी आर्टेरियोल्स और कैपिलरीज के अंदर, और ये आर्टेरियोल्स और कैपिलरीज जो हैं ये दोनों मिलके वेन्यूल फॉर्म करते हैं, और ये वेन्यूल फिर लार्जर वेन्स फॉर्म करते हैं, और ये लार्जर वेन्स देन सप्लाई द ब्लड टू दिस पोर्शन ऑफ हार्ट, that is to the left arteriole. So blood returns from lungs via largest of these veins and back to left half of the heart. So here it is written, carries blood to and from the lungs. Arteries deliver deoxygenated blood to the lungs for gas exchange. Path goes from right ventricle through pulmonary arteries, then to lungs, and then to pulmonary veins, and then to left atrium. So इस तरह से यहाँ से ब्लड गया
तो यहाँ पहुँचा, और यहाँ से ब्लड गया तो यहाँ पहुँचा। तो इस तरह से हम याद करेंगे, ये क्रॉस करता हुआ सर्कुलेशन है। ये ऐसा सर्किट बनेगा, जो यहाँ से ब्लड निकलेगा तो वो यहाँ आएगा, और जो यहाँ से ब्लड निकलेगा वो इस वाले ऑरिकल में आएगा, यानी लेफ्ट ऑरिकल में आएगा। फिर से हम उसी डायग्राम को एक बार रिवाइज करते हैं। तो अगर हम इसको रिवाइज करें तो ये देखिए इस तरह से दिखाई दे रहा है। ये राइट एट्रियम से गया, राइट एट्रियम से राइट पल्मोनरी आर्टरीज का वेना कावा में आया। ये राइट एट्रियम से एवी वॉल्व में आया, एवी वॉल्व से होता हुआ राइट वेंट्रिकल में आया, पल्मोनरी वॉल्व से क्रॉस करता हुआ पल्मोनरी आर्टरी में आया। फिर आर्टरीज हमने जैसे अभी पहले पढ़ा, फिर वो आर्टरीज आर्ट्रियोल्स में डिवाइड होंगी, फिर कैपिलरीज बन जाएंगी, फिर वेन्यूल्स बनेंगे, फिर वेन्स बनेंगी, और ये वेन्स पल्मोनरी वेन्स लेफ्ट एट्रियम में खुल जाएंगी। फिर लेफ्ट एट्रियम से जो ब्लड आया वो एवी वॉल्व के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, अरोटिक एसएल वॉल्व होगा, सेमिल्यूनर वॉल्व जिसको हमने पढ़ा था, और इसके थ्रू अरोटा में आएगा। फिर अरोटा में आर्टरीज और प्रत्येक ऑर्गन में जाएगा, आर्ट्रियोल्स में कन्वर्ट होगा, देन कैपिलरीज में जाएगा, फिर वो वेन्यूल्स बनेंगे, वेन्स होंगे, और फिर वो वेना कावा के थ्रू, जो सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा है उसके थ्रू ये यहाँ पे आ जाएगा। सो देखिए ये रहा पल्मोनरी सर्कुलेशन, यहाँ से आया पल्मोनरी सर्कुलेशन, और ये वाला जो पोर्शन है ये सारा का सारा सिस्टमिक सर्कुलेशन दिखा रहा है। सी दिस इज द सिस्टमिक सर्कुलेशन। नाउ ओरिजिन ऑफ हार्ट बीट। हार्ट बीट किसको कहते हैं? द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ कार्डियक मसल। जब कार्डियक मसल्स का रिदमिक संकुचन और रिलैक्सेशन होता है उसको हम बोलते हैं हार्ट बीट। और ये जो हार्ट बीट है ये या तो न्यूरोजेनिकली ओरिजिनेट होती है या मायोजेनिकली ओरिजिनेट होती है। तो जब न्यूरोजेनिकली ओरिजिनेट होती है तो हम कहते हैं न्यूरोजेनिक हार्ट है, और जब मायोजेनिकली ओरिजिनेट होती है तो हम कहते हैं ये मायोजेनिक हार्ट। अब हम न्यूरोजेनिक और मायोजेनिक हार्ट को देखें तो न्यूरोजेनिक सिंपल पहले आप समझ लें कि न्यूरोजेनिक हार्ट वो जहाँ पे नर्वस स्टिमुलेशन के द्वारा इनिशिएट हो गए कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि संकुचन नर्वस स्टिमुलेशन के द्वारा जब ओरिजिनेट होगा तो वो न्यूरोजेनिक ओरिजिनेशन ऑफ बीट होगा। और जब कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएट होगा किसी स्पेशल नोड के द्वारा, यानी कि ऐसे नोड या पेसमेकर के द्वारा, तो तब वो कहलाएगा मायोजेनिक origination of beat. So let's start and study about what is written over here. Neurogenic heart is contraction initiated by nervous stimulation. न्यूरोह्यूमर एसिटाइलकोलिन होता है जो नर्व एंडिंग्स पे सिक्रीट होता है सिनाप्सिस पे, जो एक्सेलरेट करता है न्यूरोजेनिक हार्ट बीट को। मोस्ट ऑफ द ऑर्थ्रोपोड्स और कुछ एनालिड्स लाइक अरानिकोला और लुम्ब्रिकस में न्यूरोजेनिक हार्ट पाया जाता है। मायोजेनिक हार्ट की बात करें तो कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएट होता है एक स्पेशल नोड के द्वारा, जिसको हमने कहा कि वो ऐसे नोड कहलाता है या साइनो एट्रियल नोड कहलाता है, जिसको हम पेस मेकर कहते हैं। ये पेस मेकर मॉडिफाइड होता है, मॉडिफाइड हार्ट मसल्स होता है जो इनिशिएट करता है इम्पल्सिस को और स्टिमुलेट करता है हार्ट मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। सो द रिदमिक एक्साइटरी सिग्नल्स फ्लैश्ड बाय द पेसमेकर ट्रैवल अवे थ्रू द होल हार्ट मसल, पूरी हार्ट मसल्स में ट्रैवल करते हैं और एक स्पेशल कंड्यूसिंग सिस्टम बनाते हैं, यानी कि बंडल ऑफ हिस और पर्किंजे फाइबर्स के द्वारा। और ये जो मायोजेनिक हार्ट है, दस इट एग्जिबिट्स एन इंट्रिंसिक बीट which does not require any external trigger for a start। जैसे यहाँ पे नर्वस स्टिमुलेशन चाहिए था, यहाँ पे कोई भी ट्रिगर की ज़रूरत नहीं होती है, कोई बाय ट्रिगर नहीं चाहिए होता है। जो हार्ट होता है मॉलस्क्स का और वर्टिब्रेट्स का, वो मायोजेनिक ओरिजिनेशन ऑफ बीट दिखाता है। अब हम कार्डियक साइकिल को देखें तो कार्डियक साइकिल एक सीक्वेंस है of changes in the pressure and flow in the heart chambers and blood vessels in between two subsequent cardiac contraction. It is known as cardiac
साइकिल, यानी कि एक सिंगल कार्डियक जो साइकिल है जिसके बारे में हम बोल रहे हैं, ये जो सिंगल कार्डियक साइकिल है, ये इसमें दो सब्सिक्वेंट कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन के बीच का जो पोर्शन होता है, जो साइकिल होती है, उसको हम बोलते हैं कार्डियक साइकिल। तो यानी कि जब रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है हार्ट का, तो बीटिंग होती है, और बीटिंग के हर बीटिंग के बीच में जब वो साइकिल कंप्लीट होता है तो उसमें जो दो सब्सिक्वेंट कार्डियक कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं उसको हम कार्डियक साइकिल बोलते हैं। इसका ड्यूरेशन होता है 0.6 से 1 सेकेंड तक। एक्शन इसका इनवॉलेंटरी होता है और फ्रीक्वेंसी होती है 60 to 100 पर मिनट, डिपेंड्स ऑन डिफरेंट इंडिविजुअल्स। नाउ जो सिंगल कार्डियक साइकिल है उसको हम दो बेसिक फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है सिस्टोल और एक होता है डायस्टोल। डायस्टोल होता है रिलैक्स करने वाली स्टेज, जबकि वेंट्रिकल्स रिलैक्स कर रहे होते हैं और वेन्स जो होती हैं वो ब्लड को हार्ट में पंप कर रही होती हैं। दूसरा स्टेज होती है सिस्टोल, जबकि कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होता है, यानी कि संकुचन हो रहा होता है और ब्लड पंपिंग होती है आर्टरीज में। नाउ ये देखिए, ये डायस्टोल वाला पार्ट है। इट रिप्रेजेंट्स द पीरियड ऑफ टाइम व्हेन वेंट्रिकल्स आर रिलैक्स्ड। जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स होती हैं तो वो पार्ट कहलाता है डायस्टोल। ब्लड लेफ्ट ऑरिकल और राइट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल को रिस्पेक्टिवली फ्लो कर रहा होता है। ब्लड फ्लोज थ्रू एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व्स, मिट्रल और ट्राइकस्पिड वॉल्व। यहाँ पे बाइकस्पिड वॉल्व और यहाँ पे ट्राइकस्पिड वॉल्व हमने पढ़ा था। तो मिट्रल वॉल्व जिसको हम बाइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं, ये दोनों जो वॉल्व्स हैं बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड, हमने कहा था ये एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में होता है, इसलिए इसको हमने बोला था एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व्स। सो ये ब्लड एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व्स के थ्रू यहाँ से राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल से वेंट्रिकल में, यानी कि आलिंद से निलय की ओर रिस्पेक्टिवली बाएं और दाएं निलय में चला जाता है मिट्रल वॉल्व और ट्राइकस्पिड वॉल्व के द्वारा। नाउ ये जो राइट ऑरिकल है, इसमें वीनस ब्लड आ रहा था बॉडी का थ्रू सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा। ये देखिए, SVC इज सुपीरियर वेना कावा, IVC इज इंफीरियर वेना कावा। और इसी तरह से यहाँ 4 पल्मोनरी वेन्स हैं, जो हमने कहा था 2 लेफ्ट लंग से आ रही थी, 2 राइट लंग से आ रही थी। ये जो वेन्स है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आएंगी और ये लेफ्ट ऑरिकल में आया। एट द एंड ऑफ डायस्टोल बोथ एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट, ये दोनों के दोनों में संकुचन होता है और एडिशनल अमाउंट ऑफ ब्लड को ये लेफ्ट वेंट्रिकल में डाल देते हैं। तो ये रिलैक्स वाली स्टेज है, जब हार्ट रिलैक्स कर रहा है और खाली ब्लड इसके अंदर फिलअप हो रहा है ऑरिकल्स के अंदर। नाउ जो सिस्टोल है, इसमें ये वो टाइम है जब लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और ब्लड को अरोटा और पल्मोनरी आर्टरी में इजेक्ट आउट करते हैं या पंप करते हैं। नाउ ये जो अरोटिक और पल्मोनरी वॉल्व्स हैं वो ओपन हो जाते हैं जैसे ही ये ब्लड यहाँ पे पूरा का पूरा इन दोनों निलय में भर जाता है। जैसे ही ब्लड इनमें भर जाता है तो यहाँ के ये वॉल्व्स खुल जाते हैं और ये वेंट्रिकुलर जो वॉल्व्स होते हैं वो बंद रहते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सिस्टोल। देयरफॉर नो ब्लड एंटर्स द वेंट्रिकल्स थ्रू ब्लड एंड इट कंटिन्यूज टू एंटर द एट्रिया थ्रू द वेना कावा एंड पल्मोनरी वेन्स। उधर से तो ब्लड आ ही रहा है, पर ये जो ब्लड है वो यहीं जाएगा। ये जो दोनों वॉल्व्स हैं, क्या कहते हैं, मिट्रल वॉल्व्स और ट्राइकस्पिड वॉल्व जो था, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व, ये दोनों वॉल्व बंद हो जाते हैं। तो इस तरह से ये ब्लड यहाँ से राइट वेंट्रिकल से जाता है और लेफ्ट वेंट्रिकल से आलिंद से होता हुआ निकल जाता है। तो डायस्टोल वो वाली स्टेज है जब आलिंद भर रहे होते हैं, सारे वॉल्व्स क्लोज्ड होते हैं। फिर सेकंड स्टेज जो डायस्टोल की होती है उसमें एट्रियल प्रेशर ओपन, जितना ज़्यादा उसमें ब्लड फ्लो आ जाता है तो फिर वो जो एट्रियल वेंट्रिकुलर वॉल्व हैं वो खुल जाते हैं, जिससे कि वेंट्रिकल्स में ब्लड फ्लो होने लग जाता है। सो दूसरी स्टेज में वेंट्रिकल्स फिल होते हैं। तीसरी स्टेज में सिस्टोल शुरू हो जाता है, यानी कि एट्रिया
संकुचन होता है और वो संकुचन से सारा का सारा ब्लड निलय के अंदर डाल देते हैं, जिससे कि निलय जो होता है वेंट्रिकल्स वो फुल हो जाते हैं। फिर चौथी स्टेज सिस्टोल की होती है जब वेंट्रिकल्स संकुचित होने लगते हैं और वो जो प्रेशर है वो एवी वॉल्व जो था उसको बंद कर देते हैं, ताकि वो एट्रिया तो ऊपर आलिंद अब रिलैक्स हो जाते हैं, उनके अंदर कोई भी ब्लड अंदर को वापस नहीं जाएगा, क्योंकि उनके दोनों वॉल्व्स मिट्रल वॉल्व और ट्राइकस्पिड वॉल्व दोनों बंद हो जाते हैं। फिर आती है पांचवी स्टेज सिस्टोल की, जिसमें जो वेंट्रिकल्स हैं वो संकुचित होते हैं। यहाँ पे शुरू हो गए थे संकुचित होना, यहाँ पे ये संकुचित होते हैं और वेंट्रिकल्स पे प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। अरोटिक और पल्मोनरी वॉल्व खुल जाते हैं और ब्लड अरोटा में और पल्मोनरी आर्टरी में इजेक्ट कर दिया जाता है निलय के द्वारा। फिर आता है डायस्टोल की स्टेज, जब वेंट्रिकल्स भी खाली हो जाते हैं, जब इन्होंने अरोटा और पल्मोनरी आर्टरी में अपना ब्लड दे दिया तो वेंट्रिकल्स भी रिलैक्स हो जाते हैं, तो अरोटिक और पल्मोनरी वॉल्व्स भी क्लोज हो जाते हैं। तो दिस इज हाउ द साइकिल गोज ऑन। अब अगर हम कंडक्शन ऑफ हार्ट देखें तो यहाँ पे ये साइनो ऑरिक्यूलर नोड होता है। ये जो साइनो ऑरिक्यूलर नोड होता है ये मेडुलो ऑब्लोंगेटा से दो नर्व्स आती हैं, इनहिबिटर नर्व और एक्सेलरेटर नर्व, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे। ये जो नर्व्स है, इनहिबिटर नर्व उसको रोकती है, एक्सेलरेटर नर्व उसको एक्सेलरेट करती है। तो ये जो साइनो ऑरिक्यूलर नोड है, जिसको हम पेस मेकर कहते हैं, ये स्टिमुलेट हो जाता है। ये जैसे ही स्टिमुलेट होता है, दिस इज अ मॉडिफाइड हार्ट मसल विच इज केपेबल ऑफ इनिशिएटिंग इम्पल्सेस, जो कि हार्ट मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए स्टिमुलेट करता है। अब ये जैसे ही स्टिमुलेट होता है तो ये स्टिमुलेशन एवी नोड को देता है। एवी नोड इज ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर नोड। ये जो एवी नोड है, यहाँ पे जैसे ही इम्पल्सेस स्टिमुलस आता है, ये स्टिमुलस इस सारी वॉल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, संकुचित करने के लिए इम्पल्सेस को स्टिमुलेट करता है, इसकी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। तो ये जो एवी नोड है, ये एवी नोड से बंडल ऑफ हिज को स्टिमुलेशन जाता है। ये बंडल ऑफ हिज है जहाँ से बहुत सारे फाइबर्स निकल रहे होते हैं, एंडोकार्डियम में जाते हैं। ये जो बहुत सारे फाइबर्स निकलते दिख रहे हैं, ये देखिए, ये कहलाते हैं पर्किंजे फाइबर्स। ये जो पर्किंजे फाइबर्स हैं, इनका डायमीटर बहुत बड़ा होता है और कार्डियक मसल फाइबर से ज़्यादा बड़ा होता है। इनका जो सार्कोप्लाज्म है वो अमाउंट उसका ज़्यादा होता है और इसके अंदर ग्लाइकोजन का अमाउंट भी अधिक पाया जाता है। ये इन निलय की वॉल्स के अंदर जाते हैं, एंडोकार्डियम में जाते हैं और इनको संकुचित करते हैं। तो क्या होगा, जब यहाँ से स्टिमुलेशन आया, यहाँ से आया स्टिमुलेशन यहाँ पे, तो जब ये पूरी इस वेंट्रिकल वॉल को जाएंगे तो क्या करेंगे, इनको संकुचित होने का निर्देश देंगे। जैसे ही ये संकुचित होंगे तो निलय संकुचित होंगे और यहाँ से ये वॉल्व खुलेगा और ये अरोटा और पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड फ्लो कर देंगे। तो इस पूरे कंडक्शन ऑफ हार्ट बीट में यहाँ हमने देखा कि किस तरह से 3 स्टेजेस आई। अब ये जो पूरी साइकिल है, जो कि ऐसे नोड पेसमेकर से शुरू हुई, पेसमेकर से शुरू होके कंडक्शन हार्ट बीट का कहाँ से हुआ, ऐसे नोड से एवी नोड को आया, एवी नोड से बंडल ऑफ हिज को, बंडल ऑफ हिज से फिर ये पर्किंजे फाइबर्स को, और ये पर्किंजे फाइबर्स से फिर ये वेंट्रिकल जो है, ये निलय, ये संकुचित हो जाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द कंडक्शन ऑफ हार्ट बीट। नाउ कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट अगर हम देखें, सो दिस इज हाउ, हियर यू कैन सी, दिस इज, ये राइट ऑरिकल है, एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। ये हमने देखा था ऐसे नोड से एवी नोड में स्टिमुलेशन आया, स्टिमुलेशन से फिर ये बंडल ऑफ हिज में आया, और ये पर्किंजे फाइबर्स हैं जो लेफ्ट और राइट बंडल ऑफ ब्रांचेस में लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल के एंडोकार्डियम में जा रहा है। नाउ सिस्टोल इज द फेज ऑफ हार्ट बीट व्हेन द हार्ट मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड पम्प्स द ब्लड फ्रॉम चैम्बर्स इनटू द आर्टरीज। यानी कि सिस्टोल वो स्थिति है, वो फेज है, जबकि हार्ट बीट का वो फेज़ है जब हार्ट मसल्स, हार्ट की जो मांसपेशियां हैं वो संकुचित होती हैं और ब्लड को
चैम्बर्स से आर्टरीज में पंप करती हैं। इसी तरह से डायस्टॉल वो स्टेज है या वो फेज है हार्ट बीट का जब हार्ट मसल्स रिलैक्स करती हैं और चैम्बर्स को भरने देती हैं, ब्लड चैम्बर्स के अंदर भरता है। चैम्बर्स मीन्स राइट और लेफ्ट ऑरिकल, एट्रियम में और वेंट्रिकल्स में। अब हम इस कार्डियक साइकिल को 3 स्टेजेस में स्प्लिट कर सकते हैं। पहली स्टेज है एट्रियल सिस्टोल की, जबकि इंफीरियर और सुपीरियर वेना कावा से ब्लड आएगा राइट ऑरिकल में। सो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एट्रियल वॉल्स पंप्स द ब्लड इनटू द वेंट्रिकल्स। तो जब वेना कावा में वहाँ आएगा तो पल्मोनरी वेन से आया लेफ्ट ऑरिकल में और इंफीरियर और सुपीरियर वेना कावा से आया राइट ऑरिकल में। तो ऐसे नोड जो है वो स्टिमुलेट होगा, वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होगा और उस वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन से दोनों आलिंद जो हैं वो संकुचित हो जाएंगे और इस पूरे प्रोसेस को लगते हैं 0.1 सेकेंड। दूसरी स्टेज आती है वेंट्रिकुलर सिस्टोल की, जिसमें कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल वॉल पंप्स द ब्लड अपवर्ड इनटू द आर्टरीज, यानी कि जो ऐसे नोड है वो एवी नोड को स्टिमुलेशन देगा, एवी नोड से वॉल्व क्लोज हो जाते हैं। जैसे ही वो एवी नोड के वॉल्व क्लोज होते हैं तो लुब की आवाज़ आती है और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में चले जाते हैं। ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ये पंप करेगा ब्लड को बॉडी में कराटिक सिस्टमिक आर्टरी के द्वारा। ऐसे ही राइट वेंट्रिकल जो है वो सेमिलुनर वॉल्व को ओपन करेगा और ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा। इस टाइम जब आवाज़ आती है तो उसको बोलते हैं हम डुप। तो पहले आई लुब की आवाज़ जब एवी नोड से वॉल्व क्लोज हुए और फिर डुप की आवाज़ आती है जब राइट वेंट्रिकल से ब्लड चला जाता है आर्टरीज में और फिर वो वॉल्व क्लोज हो जाते हैं। ये जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल है इसको लगता है 0.3 सेकेंड्स टाइम। फिर आता है डायस्टोल पार्ट, जिसको हम वेंट्रिकुलर डायस्टोल भी बोलते हैं। ये बहुत शॉर्ट पीरियड होता है। ये भी ऑरिकल और वेंट्रिकल दोनों रेस्ट पे होते हैं क्योंकि ब्लड जो होता है वो ऑरिकल्स में घुस रहा होता है और फिर वेंट्रिकल में आता है ऑरिकल से। सो फॉलोइंग सिस्टोल ऑल 4 चैम्बर्स ऑफ द हार्ट रिलैक्स इस डायस्टोल स्टेज में। An elastic recoil causes an increase in volume to allow the blood to flow in from the veins to the arterioles. ये देखिए, अब हम ये सारे स्टेजेस देखते हैं। ये एट्रियल सिस्टोल की स्टेज हुई जब यहाँ पे ब्लड फ्लो हो रहा है। पहला स्टेज है एट्रियल सिस्टोल, जिसमें हमने कहा 0.1 सेकेंड टाइम लगता है। ये भरना शुरू हुए, ये भरे तो यहाँ पे दोनों वॉल्व्स खुल गए और इसमें संकुचन हुआ। इसके संकुचन कहाँ से हुआ? ऐसे नोड से, जब एवी नोड को स्टिमुलेशन गया। जैसे ही ऐसे नोड को स्टिमुलेशन आया उसने इसको संकुचित किया। इसको संकुचित होने से ये ब्लड वेंट्रिकल में आ गया। जो राइट एट्रियम का ब्लड राइट वेंट्रिकल में आया, मतलब दाएं आलिंद का दाएं नीले में आया और बाएं आलिंद का बाएं नीले में आ गया। जब ये दोनों इसके अंदर आ गए तब फिर सेकेंड स्टेज आई जिसको हमने वेंट्रिकुलर सिस्टोल कहा। यहाँ पे जब ये दोनों संकुचित होने लगते हैं तो जब वेंट्रिकल्स संकुचित हुए तो ये ब्लड अरोटा में चला गया और ये ब्लड जब यहाँ से जाएगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल से जब गया तब वो लुब की आवाज़ आई और एवी नोड से जब वॉल्व क्लोज हुए तब लुब की आवाज़ आई और फिर जब ये आरवी और एलवी से पंप हुआ ब्लड अरोटा में और पल्मोनरी आर्टरी में तब डुप की आवाज़ आती है। और ये जो पूरी प्रक्रिया है इसमें 0.3 सेकेंड लगे। और तीसरा फेज़ अभी हमने देखा था एट्रियल और वेंट्रिकल दोनों में ही रिलैक्स स्टेज होती है। इसमें से ब्लड जा चुका है, इसमें से पहले आ गया था, अब वापस ये भरना शुरू होते हैं। तो ये जो बीच का टाइम होता है जब ये भर रहे होते हैं तो उसको हम बोलते हैं डायस्टोल और इसमें लगता है 0.4 सेकेंड्स। सो सी ये लुब की आवाज़ आती है जब वॉल्व क्लोज होते हैं लीडिंग टू द वेंट्रिकल्स। डुप की आवाज़ आती है जब क्लोजिंग द वॉल्व्स लीडिंग आउट ऑफ द हार्ट। नाउ इस कार्डियक साइकिल के जो की फैक्ट्स हैं, एट्रियल डायस्टोल, एट्रियल सिस्टोल अभी हमने पढ़ा, वेंट्रिकुलर डायस्टोल और वेंट्रिकुलर सिस्टोल। एट्रियल डायस्टोल जिसमें एट्रिया फिलअप हो रहे थे, भर रहे थे और एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व खुले हुए थे। एट्रियल सिस्टोल जिसमें कि फिलिंग हो रही थी वेंट्रिकल के अंदर
निलय भर रहे थे। वेंट्रिकुलर सिस्टोल वो जब एक्टिव फिलिंग हो गई थी निलय की, यानी कि उसमें से एक्शन पोटेंशियल से ऐसे नोड से ये वेंट्रिकुलर भी खाली होने लग जाते हैं। फिर आता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल वाला पार्ट। वेंट्रिकुलर सिस्टोल जिसमें कि आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होता है, सेमिलुनर वॉल्व खुल जाते हैं और एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम एम्प्टी हो जाते हैं वेंट्रिकल्स पे। सो नाउ विल टॉक अबाउट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट। जैसे अभी मैंने आपको बताया था पहले, दो नर्व्स होती है, एक एक्सेलरेटर नर्व होती है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से, जो स्टिमुलेट करती है न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करने के लिए ताकि वो हार्ट रेट को इंक्रीज कर देती है, और दूसरा होता है वेगस नर्व जिसको हमने कहा था इनहिबिटरी नर्व जहाँ से निकलती है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो स्टिमुलेट करता है, रिलीज करता है न्यूरोट्रांसमीटर को एट द ऐसे नोट टू डिक्रीज द हार्ट रेट, यानी कि उसको रोकता है। ये बहुत सारे न्यूमरस सिंपैथेटिक नर्व्स आल्सो दे आर लिंक्ड विद द वॉल्स ऑफ टू वेंट्रिकल्स where they increase the force of contraction of these chambers. Now इसके अलावा कुछ नॉन नर्वस फैक्टर्स भी होते हैं जो हार्ट बीट को रेगुलेट करते हैं, जैसे टेम्परेचर और अन्य मेटाबॉलिक प्रोसेसेस की तरह हार्ट रेट भी टेम्परेचर से अफेक्टेड होता है। हाई टेम्परेचर से हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, जबकि लो टेम्परेचर होने पे हार्ट बीट कम हो जाती है। पीएच इंक्रीज्ड बॉडी एक्टिविटी के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट ऑफ द ब्लड बढ़ जाता है और वो वाटर के साथ कनेक्ट हो जाता है या कंबाइन हो जाता है और कार्बोनिक एसिड बनाता है। इससे पीएच कम हो जाती है ब्लड की और हार्ट बीट तेज़ हो जाती है। हार्मोन्स, एड्रेनलिन भी एक्सेलरेट करता है हार्ट बीट को जब स्ट्रेस होता है। थायरॉक्सिन और सेक्स हार्मोन्स भी इन्फ्लुएंस करते हैं हार्ट रेट को इनडायरेक्टली। This is all about the incredible machine which is going on inside the heart, and this is how it is working with two systems, that is diastole and systole, and this is how the whole function is going on. ये है conduction of heartbeat. Thank you so much.